मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी क्या किया है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी राज्यसभा को इन्फॉर्म किया है कि वो 3 मोनूमेंट है आंध्र प्रदेश के, जिसको आदर्श स्मारक स्कीम के तहत इसको शामिल करने की बात कही गई है। और उसमें क्या क्या, तो वाईफाई फैसिलिटी होगा, कैफेटेरिया होगा, इंटरप्रेशन होगा, ब्रेल सिग्नेंस होगा और इल्यूमिनेशन होगा। ठीक है। और वो 3 मोनूमेंट कौन है, तो वो जो 3 मोनूमेंट है जो वो है नागार्जुन कोंडा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, सालीहुंडम डैम बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालीहुंडम डिस्ट्रिक्ट एंड श्रीकाकुलम और वीरभद्र टेम्पल लिपाक्षी वीरभद्र टेम्पल जो है वो लिपाक्षी इसका है। फर्स्ट आर्टिकल आदर्श स्मारक स्कीम के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने राज्यसभा को ये जानकारी दी कि 3 मॉन्यूमेंट्स जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्हें आदर्श स्मारक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया गया है, बिकॉज वहाँ पर कई सारी एडिशनल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लाइक वाईफाई, कैफेटेरिया, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ब्रेल साइनेज और इल्यूमिनेशन मतलब कि लाइटिंग वगैरह। ये 3 मॉन्यूमेंट्स कौन से हैं आंध्र प्रदेश के? पहला तो है मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा, जो कि आपको मिलेगा गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालीहुंडम, जो कि है डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में। और तीसरा है वीरभद्र टेम्पल, जो आपको मिलेगा लिपाक्षी में। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट या सेंटर्स हैं। फर्दर फोर्ट एट इसके अलावा जो है ना, तो इसको भी किया गया है, गोंडी कोटा को भी किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद किसको किया गया है, तो ये आदर्श स्मारक स्कीम 2014 में था, ताकि विजिटर एमिनिटीज़ आए यहाँ पे, इम्प्रूव्ड विजिटर एमेनिटीज़ और स्पेशली फिजिकल चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन इसको कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसको इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये 2014 में है। सिविक एमेनिटीज आर बीइंग ऑगमेंटेड एट द प्रोटेक्टेड साइट अंडर द स्कीम। और आज ऐसे 100 मोनूमेंट अभी आदर्श स्मारक के तहत एक इसका क्या है, तो गांडी कोटा और एक जो 3 उधर था, ये मोनूमेंट एट नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालीहुंडम और वीरभद्र टेम्पल बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालीहुंडम और नागार्जुन कोंडा और सालीहुंडम और वीरभद्र टेम्पल एट लिपाक्षी। नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालीहुंडम और वीरभद्र लिपाक्षी में है। और गांडी कोटा इसे भी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत ले लिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कोई एक प्राइवेट एंटिटी किसी एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर लेती है और फिर उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करती है। आदर्श स्मारक स्कीम, ये जो स्कीम है ये 2014 में लॉन्च की गई थी। पर्पज़ ये था कि जो वेरियस मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर विजिटर्स के लिए एमिनिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, स्पेसिफिकली जो फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए चीज़ों को और बेहतर किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। सिविक एमिनिटीज़ को लगातार ऑगमेंट किया जा रहा है, यानी कि बेहतर किया जा रहा है। प्रोटेक्टेड साइट्स पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने लगभग 100 मॉन्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें आदर्श स्मारक स्कीम के तहत अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा, बेहतरी का काम किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आकाश NG एंड
एमपैट जीएम के बारे में है। आकाश एनजी, एनजी में यहाँ का मतलब है न्यू जनरेशन। अभी हाल ही में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, जिसे आप शॉर्ट में आकाश एनजी कह सकते हैं, और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आप इसे एमपैट जीएम बोल सकते हैं। इन दोनों को, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आकाश एनजी के बारे में। आकाश एनजी ये न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब ज़मीन पर से आप हवा में किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। कोई मिसाइल आ रही है, कोई फाइटर जेट आ रहा है, तो उसे इससे मारा जा सकता है। इसे डेवलप किया गया है DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के द्वारा। ये DRDO की ही एक लेबोरेटरी है जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। पर्पज़ क्या है? ये जो मिसाइल है ये कैपेबल है हाई मैनोवरिंग लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने में। हम बात कर रहे हैं आकाश एनजी यानी कि जो अपग्रेडेड वर्जन है आकाश का, उसके बारे में। देखिए, जो आकाश की रेंज हुआ करती थी, जो उसका सेकंड वर्जन आया था, वो 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स थी। अभी जो इसका अपग्रेडेड वर्जन आकाश एनजी आया है, इसकी रेंज 60 किलोमीटर की है। इसके अलावा भी कई सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं वो लगातार अपने पेस को या फिर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते रहते हैं, उनमें मैनेवरिंग की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। फर्दर कुछ ऐसे जो टारगेट्स हैं, लाइक मिसाइल्स हो गई या फाइटर जेट्स हो गए, जो रडार बहुत अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता, उनको भी आकाश एनजी आसानी से हिट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। फर्दर इसके आगे जो नया वेरिएंट है आकाश मिसाइल का, ये 60 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को हिट कर सकता है और 2.5 मैक की स्पीड तक उड़ सकता है। 1 मैक साउंड की स्पीड होती है। वेट में काफ़ी हल्का है। जो पहले का मैक था, इसका जो अर्लियर वर्जन था वो लगभग 700 kg का था। ये जो है वो 350 kg का है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में और इस्तेमाल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसमें एक न्यू सीकर हेड भी लगाया गया है। आकाश एनजी का जो ये नया सीकर हेड है, ये एनिमी एयरक्राफ्ट को आसानी से लॉक कर देता है। उसके बाद वो गाइड करता है मिसाइल को। अगर टारगेट थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन शिफ्ट भी कर रहा है, तब भी उसे हिट किया जा सकता है। बात करते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है? इसे बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा। इसे ट्राइपॉड के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इवन इसे कंधे पे रख के भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब इसकी मदद से आप टैंक्स को हिट कर सकते हैं। पर्पज़ यही है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि मीडियम और लॉन्ग रेंज के टारगेट्स हिट कर सकती है। ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर कोई भी आर्मर्ड व्हीकल है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। फीचर्स यानी कि वेट में काफ़ी हल्का है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। आप अपने टारगेट को लॉक करिए और भूल जाइए हिट करके, उसके बाद इसका काम है ये अपने आप जाके हिट करेगा। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड विद स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि उस समय उपलब्ध सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी। इसमें जो अभी टेक्नोलॉजी यूज, कॉलेज में बैठा था तो बात चली, किसी को कोई गाड़ी लेनी है, किसी को बाइक लेनी है, लेकिन अपना सीन फाइनल था अपने को यूज़ की जा रही है, दैट इज़ मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर। जो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है वो इस एमपैट जीएम को कैपेबिलिटी देता है रात में भी अपने टारगेट्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकने में। इसे ट्राइपॉड के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है, वेट अप्रॉक्सीमेटली 15 kg का। देखिए, मिसाइल्स वगैरह पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। मैंने ये प्रश्न आपको पहले भी दिखाया था, अग्नि 4 के बारे में है। स्टेटमेंट था सरफेस टू सरफेस भी अच्छी होती है। ये जो है ना, रिसेंटली अभी DRDO जो है वो क्या क्या है कि आकाश एनजी किया है, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। न्यू जनरेशन एनजी मतलब आकाश मिसाइल एंड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल होता है ठीक है। और ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद है। और क्या करता है ना, लो रडार क्रॉस सेक्शनल एरियल टारगेट है, इंटरसेप्ट करता है लो रडार क्रॉस सेक्शनल एरियल टारगेट को। पहले इसका 40 किलोमीटर था जो कि अब 60 किलोमीटर कर दिया है, 60 किलोमीटर अराउंड। और इसकी स्पीड जो होती है, इसकी मैक स्पीड जो है होगी वो होगी 2.5। और ये लाइटर वेट का है, मतलब पहले 700 kg था जो कि अब इसका 350। और इसमें न्यू सीकर हेड भी लगाया गया है जो इनेमी को
एयरक्राफ्ट को लॉक कर देती है एंड कंटिन्यूअस गाइडेड टू द मिसाइल टू इम्पैक्ट उसको रखती है। एक होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये क्या है कि इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इसको, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, और ये क्या करता है मीडियम एंड लॉन्ग रेंज में करता है हुज प्राइमरी पर्पस टू डिस्ट्रॉय टैंक एंड अदर आर्म्ड व्हीकल्स। इट इज ए लो वेट फायर्ड एंड फॉरगेट मिसाइल। इट इज इनकॉर्पोरेटेड विथ state of the art miniature infrared imaging sector with advanced avionics and it is launched using a tripod। इसको ये देखो लो वेटेड फायर में तो फॉरगेट मिसाइल है एंड स्टेट ऑफ मिनिएचर इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर्स है एंड यूजिंग ट्राइपॉड का यूज़ करता है एंड लेस देन 15 kg। मतलब क्या है? तो ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड, ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर हिट करके उसके बाद मिनिएचराइज्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर। जो इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर है वो इस एमपैट जीएम को कैपेबिलिटी, देखिए मिसाइल्स अगर आप यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, मैंने ये क्वेश्चन है कि अग्नि 4 मिसाइल 2014 में पूछा था। ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है, ये सही है। ये लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं यूज़ करता है, लिक्विड भी और सॉलिड भी। और ये अबाउट अग्नि 4 तो 7500 नहीं, अग्नि 5000 तक का है, तो ये 4000 तक के आसपास करेगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना वो इन्फॉर्म किया है लोकसभा में एक स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जो कि इसको एक्सटेंड कब तक किया गया है तो 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ना वो 2016 में आया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस एंड द स्कीम फैसिलिटेट बैंक लोन सेटिंग अप ए न्यू एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्री एलाइड एक्टिविटी। इसका क्या है ना कि बैंक को लोन देगा, सेटअप न्यू इंटरप्राइजेज मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एंड एग्री एलाइड एक्टिविटी और ट्रेडिंग सेक्टर SC और ST वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को। बैंक सेटिंग ऑफ न्यू इंटरप्राइजेज द मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एग्री एलाइड एक्टिविटीज और द ट्रेडिंग सेक्टर बाई SC ST वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, SC ST वुमेन के लिए है और ये किसके लिए है तो न्यू इंटरप्राइजेज इन अच्छा ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए है, जो कि उसको 2025 तक कर दिया गया है एंड SC ST वुमेन को है 2025 तक और बैंक लोन्स इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक आपको मिलेगा। रिपेबल आपको 7 रिपेबल द लोन इज रिपेबल इन 7 ईयर मैक्सिमम 18 मंथ। मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड इसका क्या होगा मोरेटोरियम पीरियड होगा इसका 18 मंथ एंड बेनिफिशियरी शुड बी SC ST वुमेन एंड लोन अंडर द स्कीम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए होगा 51 आइदर SC ST वुमेन और बोरोवर शुड नॉट बी डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं होगा। इंडिया स्कीम है, इसे 2025 तक के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आते हैं। उद्देश्य यही था कि बैंक लोन फैसिलिटेट किया जाए, जो SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें आसानी से लोन मिल जाए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एग्री लाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर या किसी का मिल सकता है, जो 7 साल में चुकाना होता है। फर्दर 18 महीनों का मोराटोरियम पीरियड भी होता है, मतलब आप अगर टफ सिचुएशन में है तो एक्सटेंशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, कोई भी SC ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो वो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी फंड मिलेगा
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है नया प्रोजेक्ट, इसका ऑपोजिट है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, आप उसमें कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं, उसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं, वो कैसे ले सकता है इस स्कीम का लाभ? अगर ऐसा कोई एंटरप्राइज या एंटिटी इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो उसमें 51% शेयर होल्डिंग SC, ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होनी चाहिए, तभी वो इसका लाभ ले पाएंगे। फर्दर उस इंडिविजुअल ने कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से डिफॉल्ट भी ना किया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल के बारे में है। 2 साल बीत चुके हैं लोकपाल को एग्जिस्टेंस में आए, लेकिन सेंटर ने अभी तक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल को अपॉइंट नहीं किया है। अब इससे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोकपाल को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है। अब ये है क्या डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी फॉर लोकपाल? देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में। इसमें डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी का प्रावधान किया गया था। जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होंगे उनका पद ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उससे नीचे का नहीं हो सकता। मतलब वही आकर यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। क्यों अपॉइंट करती है समझिए। देखिए, जो 2013 का ये लोकपाल और लोकायुक्त कानून था उसमें एक सेक्शन 20 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है, जिसमें यह कहा गया है कि लोकपाल या लोकायुक्त के पास अगर कोई कंप्लेन आती है किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ तो फिर इंक्वायरी करनी पड़ेगी ना कि कंप्लेन सही है कि गलत। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए वो ये जिम्मेदारी दे देंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास होगा एक डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी और वो ये इंक्वायरी करेगा। तो आप केसेस भेज रहे हो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास, लेकिन वहां पर डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है ही नहीं, तो इंक्वायरी में डेफिनेटली बाधा पहुंचेगी। हालांकि सीवीसी मैनेज कर रहा है, लेकिन कितना मैनेज करेगा? सीवीसी के पास एक आरटीआई दाखिल की गई थी, उसमें उनसे जानकारी मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास केसेस तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पास डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है नहीं, भेजता है तो। डायरेक्टर की नॉन अपॉइंटमेंट मतलब वही पॉलिटिकल विल की कमी दिख रही है, ये बात हमने डिस्कस की। लोकपाल एक्ट 2013 में आया था एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन के रूप में। भारत में करप्शन को ये जो ऑफिस होगा, अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर करप्शन का आरोप है, केस चल रहा है, तब भी मतलब अभी प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, तब भी इनके पास अधिकार है कि जो करप्ट मीन से प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है वो उसे जब्त कर सकते हैं। एक्ट ये भी इंश्योर करता हाय टेबल फॉर 2 और 30 मिनट वेटिंग करता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट किसी करप्ट पब्लिक सर्वेंट के बारे में जानकारी देता है, जिसे कहा जाता है विशिल ब्लोअर, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। लोकपाल के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई, उनको केसेस रेफर करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो उनको सुपरिंटेंडेंस करेंगे, मतलब उनको देख देख उनकी करेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं। एक्ट के मुताबिक जो लोकपाल हैं वो सम्मन कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पब्लिक सर्वेंट को। ये भी हो सकता है कि अभी उनके खिलाफ केस चल ही रहा है, उन्होंने ये कहा लाइक सीबीआई को या सीवीसी को कि आप इंक्वायरी करो, जो आरोप है वो सही है कि नहीं। उसके पहले भी इनका मन हो तो बुला के पूछताछ कर सकते, अनुमति ना देते, ताकि वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होकर अपना काम कर सके और कोई हस्तक्षेप ना हो। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 महीने के भीतर कंप्लीट होनी चाहिए। अगर थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए तो 6 महीने का एक्सटेंशन लिया जा सकता है, गिवन दैट कि रीज़न आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। स्पेशल कोर्ट भी इंस्टीट्यूट किए जाएंगे लोकपाल और लोकायुक्त के जो भी केसेस होंगे उन्हें कंडक्ट करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी जो डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी ऑफ मोर देन 2 साल से ज़्यादा हो गया है और लोकपाल को एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन अभी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी नहीं नियुक्त हुई है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या होता है? देखो, लोकपाल सेंटर में होता है और लोकायुक्त जो होता है वो स्टेट में होता है। तो इसमें डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी जो होनी चाहिए वो जॉइंट सेक्रेटरी, देयर शैल बी डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब इससे नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बोला गया था। और ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिफर टू द सीबीसी, उसको बाय द लोकपाल का जो सीबीसी है वो अपॉइंट करेगा इसको, ठीक है। As per provision contained under 21 with Lokpal and complaint in respect to public referred by the Lokpal to the CBC
फॉर ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। जो सेक्शन 21B है लूज के इंक्वायरी के लिए, उसको पहले रेफर कर दिया जाएगा CBC, उसके बाद इसको करता है। ठीक है, इसको समझना है। नन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी again reflect the lack of political will for strengthen Lokpal in India, and the act setting up anti-corruption ombudsman called Lokpal at center and Lokayukt that Lokpal will consist chairman maximum of 8 members. The act also incorporate provision of attachment and confiscation of property acquired by corrupt means and even while the prosecution is pending. डायरेक्टर की है। ये वाला को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, इसको देखना है, कल इसका एक अलग से आर्टिकल वो बना के डालना है।